हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू KNS क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत है अपने विक्ट्री बेच पे। ठीक है, और ये अपने पास क्लास 10th की सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था जिसका नाम था अपने पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, उसके अंदर अपन ने एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर है वो फिनिश किया था और उसके असाइनमेंट नोट्स वगैरह है वो सारे डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल करवा दिए थे। तो जो डिस्कॉर्ड पे नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके आप हमसे डिस्कॉर्ड से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको रोल्स वगैरह दे दिए जाएंगे तो आप फिर है वो उन नोट्स का असाइनमेंट का फ़ायदा आराम से उठा सकते हैं और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब अपने आगे चलते हैं और सेकेंड चैप्टर अपना कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि रहेगा एसिड बेस एंड सोल्ट्स। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं आप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले आप वो देखिए, बाद में इस पे आओगे तो आपको ज़्यादा ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन यहाँ भी आएगी और पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन का पूरा फंडा बताया था, तो पहले आप वो देख के जरूर आए, बाद में आप यहाँ आओगे तो ज़्यादा आपको ये टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, और पिछले वीडियो का रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया रहा था। ठीक है, और इसमें अपन को अब स्टार्ट करना है एसिड बेस और सोल्ट। तो अब अपने ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर और देखिए इसको कहाँ से अपन इस चैप्टर को डील करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 टॉपिक रहेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। 3 इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट अपने पास रहेंगे, एसिड बेस एंड सोल्ट। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिड के बारे में, तो एसिड क्या होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, श्योर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। ठीक है, श्योर इन टेस्ट। दूसरी बात, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे लेमन होता है, ठीक है, आंवला होता है, और अपने पास मैंगो हो गया। तो ये सारों के अंदर क्या होता है, इमली हो गया। इन सब के अंदर ही अपने पास क्या होता है, एसिड होता है। इस वजह से ये सारे क्या पदार्थ होते हैं, खट्टे होते हैं। समझ में आ गए? तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। और अब अगर बात करें लिटमस पेपर के बारे में, ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट। तो लिटमस पेपर टेस्ट में आपके क्या होता है कि एसिड क्या करता है, अपने पास एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर पे कन्वर्ट कर देगा। ये चीज़ क्लियर है? इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, जो कि है अनीला। ठीक है, अनीला का मतलब ए का मतलब एसिड हो गया और नीले को लाल में, यानी कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया किसका, एसिड का, कि एसिड क्या होते हैं। अब अपन आते हैं यहाँ पे बेस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेस में लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा कि बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट यानी स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। बिटर का मतलब कड़वा होता है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें आप एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हो, सोप लिख सकते हो। ठीक है, सोप आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कास्टिक सोडा लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है ना बात? ये तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें क्या होती है, अपने पास स्वाद में कड़वी होती है। फिर इनके अंदर बेस होते हैं। और फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लिटमस पेपर टेस्ट की, तो लिटमस पेपर टेस्ट में आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना होगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में किया था, तो ये क्या करता है, अपने पास रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, तो एसिड का ध्यान में रखो, लिटमस पेपर टेस्ट, और बेस का आपको बस उसका उल्टा करना है। ठीक है, वैसे हिंदी मीडियम में ये ट्रिक बताई जाती है, आपको अगर समझ में आए तो ठीक है। छालानी, ठीक है, छा का मतलब छार होता है यानी बेस। ठीक है, और ये लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है यानी रेड इंटू ब्लू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई बेस की बात। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोल्ट की, ये अपने एकदम एंडिंग में देखेंगे। सोल्ट में अपने पास क्या होता है कि एक होता है केटाइन, ठीक है, और एक होता है एनाइन, जो कि आप 9th में पढ़ के आ चुके हो। केटाइन का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अगर दो साथ में मिल जाएं, केटाइन और एनाइन अगर अपने पास साथ में मिले हुए हैं, तो अपने पास क्या बनता है, सोल्ट बनता है। जिसमें से केटाइन कहाँ से आता है, केटाइन कम फ्रॉम
केटाइन अपने पास कहाँ से आता है, बेस से, और निगेटिव आयन कहाँ से आता है अपने पास, कम फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो ऐसी जो केमिकल कंपाउंड बनेगी, ठीक है, ऐसे जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जुड़े हुए हैं, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ से है, बेस से, और नेगेटिव कहाँ से है, एसिड से, तो वो अपने पास क्या कहलाते हैं, आर कोल्ड सोल्ट। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर में बता दिया ये शुरुआत में कि इन आपके चैप्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है, जो चैप्टर का नाम रखा गया है, ठीक है, और उनकी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे पूरी समझा दी है। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ एसिड की, तो एसिड देखो बेसिकली क्या होते हैं, दो प्रकार के मिलते हैं आपको। एक तो यहाँ पे आपको मिलता है मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात। और एक अपने पास कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, कौन से एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। समझ में आ गई बात है। मिनरल एसिड क्या होंगे, जो मिनरल से बनते हैं, ठीक है, विच फॉर्म बाय मिनरल्स, जो मिनरल से बनते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं। अब मिनरल में आपको पता है बहुत सारे होते हैं, जैसे कि H+ हो सकता है यहाँ पे, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, साइनाइड माइनस, ये सारे क्या होते हैं अपने पास, मिनरल एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, SO4-2, Cl-, Br-, ठीक है, I-, ये सारे अपने पास क्या होंगे, मिनरल में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहो तो जैसे HCl हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये देखो ये कहाँ से आते हैं अपने पास, ये सारे मिनरल है। ठीक है, ये सारे मिनरल है, तो मिनरल से बने हुए एसिड मिनरल एसिड होंगे। ठीक है, HCl हो गया, और आप यहाँ पे कौन से लिख सकते हो, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, HCN हो गया, ठीक है, साइनिक एसिड होता है, H2CO3 हो गया, हाँ, कार्बोनेट होता है ना, वो अपने पास क्या होता है, मिनरल एसिड में ही होता है। और आप यहाँ पे और क्या क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, HF लिख लो, ठीक है, HBr लिख लो, HF लिख लो, ये सारे के सारे अपने पास क्या हो गए, मिनरल एसिड हो गए। समझ में आ गई ना। तो वो एसिड जो मिनरल से बनते हैं उनको अपन मिनरल एसिड बोलते हैं। ये इसके एग्जांपल रहे, कितने लिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई 3 4 याद कर सकते हो आप। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो क्या होते हैं अपने पास, इनको नेचुरल एसिड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो कि नेचर में डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, और ये जनरली क्या होते हैं अपने पास, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, तो कार्बन से अगर कोई एसिड बन रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हो। समझ में आ गई ना बात। ये अगर कोई भी एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक एसिड में आएगा। फॉर एग्जांपल इसकी एक मैं लिस्ट पकड़ा देता हूँ आपको। ठीक है, इस लिस्ट में आपको सारे यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि कौन सा एसिड किस में होता है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे लैक्टिक एसिड ध्यान में रखो। एक तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड ध्यान में रख सकते हो आप। और यहाँ पे क्या ध्यान में रखोगे, और यहाँ पे आप यहाँ ध्यान में रख सकते हो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, और सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड। और यहाँ पे आप कौन सा ध्यान में रख सकते हो, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड। और यहाँ पे आप कौन सा ध्यान में रख सकते हो, फॉर्मिक हो गया ना। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। और भी आप ध्यान में रखना चाहो तो एक एस्कॉर्बिक एसिड भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उसमें पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया। तो ये सारे आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड से। समझ में आ गई ना बात। ये अब लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, मिल्क में मिलता है। ठीक है, और कर्ड में।
तो मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है एंड सिस्टिंग में, ठीक है, यानी कि चींटी के डंक में मिलता है और यहाँ पे कहाँ मिलता है, और यहाँ पे कैक्टस प्लांट में मिलता है। कैक्टस के जो कांटे होते हैं ना, थोड़, तो कैक्टस के कांटों में और चींटी के डंक में, ठीक है। चींटी के काटने से जो अपने पास वहाँ पे वो ये हो जाती है ना, फंसी हो जाती है जिसमें से खुजली आने लगती है, वो इसी से होती है, फॉर्मिक एसिड से होती है। एंड सिस्टिंग यानी कि चींटी के डंक में और कैक्टस के कांटों में। ऑक्जेलिक एसिड का ध्यान में रखना चाहो तो टोमेटो में होता है ये, ठीक है, और पालक में होता है, स्पिनच, इनमें ध्यान रखो आप। सिट्रिक एसिड किस में होता है? तो लेमन में होता है ये, ठीक है। आंवले में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, तो आंवला आप लिख छोड़ो, आंवला वहाँ लिखवा दिया, फिर भी थोड़ा मात्रा में होता है। मैलिक एसिड होता है एप्पल में, ठीक है, मैलिक एसिड एप्पल में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। तो विनेगर आप अचार को प्रिजर्व करने के लिए रखते हो, वो होता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड किस में होगा? टर्मराइड में होगा, ठीक है, टर्मराइड्स में होगा, और यानी कि इमली, ठीक है। तो इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो और स्पाइनस के अंदर यानी पालक उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड आएगा, एंड सिस्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड आएगा, मिल्क और कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, और आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होगा। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिया है, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से कौन कौन से, मतलब ये है कि एसिड मेनली तो दो ही होते हैं, ठीक है, फिर भी इसकी और क्लासिफिकेशन भी होती है। देखो क्लासिफिकेशन किसी भी बेस पे की जा सकती है। जैसे मान लो आपको अलग अलग प्रकार के मान लो बर्तन दे दिए, फिर आपको कहा क्लासीफाई करो, तो आप अलग अलग बेस पे कर सकते हो, भाई किस मटेरियल से बना हुआ है उस बेस पे कर लो, ठीक है, साइज के आधार पे कर सकते हो, भार, ठीक है, यानी कि वेट के आधार पे कर सकते हो। तो बहुत सारे होते हैं वैसे क्लासिफिकेशन के तरीके, पर मेन ये आपको दो ही दिखेंगे, मिनरल और ऑर्गेनिक। अभी उनके और भी क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं अपन को, तो वो देखते हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और बाकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस दोनों साथ में देखेंगे कंपेयर करके, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस देखने अपन को। तो देखो सबसे पहला तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दो चीज़ें होती है, एक तो होगी एसिडिटी, ठीक है, और एक होगी अपने पास बेसिसिटी, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूँ, देखो, हालांकि राजस्थान बोर्ड में पहले हुआ करता था ये, आर्हेनियस, ठीक है, थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। देखो आर्हेनियस ने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में? इन्होंने कहा था कि जो H+ आइंस देंगे उनको हम बोलेंगे एसिड, ठीक है, और जो OH- आइंस अपने अंदर से निकाल के देंगे उनको बोलेंगे बेस। समझ में आ गई ना बात ये? जैसे कि H2SO4 है, तो H2SO4 दो H+ देगा और SO4 -2 में टूट जाएगा, ठीक है। अब ये तोड़ना 9th की बात है, ठीक है, ये तो रिवीजन से रहता तो आता ही होगा। और यहाँ पे वैसे मान लो मैंने NaOH ले लिया, तो NaOH कैसे टूटता है? Na+ और OH- में। अब इसने H+ दिए तो H2SO4 एक अपने पास क्या हो गया, एसिड हो गया, और इसने OH- दिए तो ये क्या बन गया, NaOH अपने पास एक बेस बन गया, ठीक है। तो जो H+ देंगे वो एसिड, जो OH- देंगे वो बेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपने पास किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। देखो एसिडिटी तो बेस के लिए डिफाइंड है और बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइंड है, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन, ठीक है, कि कितने H+ आयन दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, बेसिसिटी बोलते हो। और बेस में अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH- आयंस गिवन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो एसिडिटी बेस के लिए डिफाइंड होती है, बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइंड होती है। एसिड का मतलब होता है कितने H+ दिए जाएंगे, बेस का मतलब होता है कितने OH- आयन दिए जाएंगे, ठीक है। इसी बेस पे अपने पास क्या होता है
कि इनको अपन क्या करते हैं, अलग अलग क्लासों में डिफाइन कर लेते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए। जैसे एसिडिटी के अंदर सबसे पहला आता है अपने पास मोनो, ये सॉरी बेसिसिटी का बता रहा हूँ ठीक है, पहले मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, ये टाइप है इसके। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और उसका पहला टाइप कौन सा है, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। मोनो बेसिक एसिड का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड अगर एक H+ आयन देता है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, मोनो बेसिक एसिड बोलते हो। जैसे HCl क्या करता है, H+ और Cl- में टूटता है, ठीक है। जैसे HF हो गया, ये किस में टूटेगा, H+ और F- में टूटेगा। जैसे कि HNO3 हो गया, तो HNO3 H+ और NO3- में टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन तीनों ही एसिड ने क्या किया है, एक एक H+ दिया है। पहली बात ये H+ दिया है तो इसका मतलब तीनों एसिड है। और कौन से एसिड है, एक H+ दिया है तो मोनोबेसिक एसिड है। समझ में आ गया ना बात। ये यहाँ पे मैंने कहा क्या कहा है कि यहाँ पर H+ दिए हैं तो ये सारे एसिड हो गए तीनों, ठीक है। और कौन से एसिड हुए हैं, एक एक H+ दिया है तो मोनोबेसिक एसिड होंगे। समझ में आ गई। अब जैसे कि दूसरा देखो अपने पास होता है डाई बेसिक, ठीक है, डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का मतलब होता है 2 H+ आयन देंगे, 2 H+ आयन अगर दे रहा है कोई कंपाउंड तो वो कौन सा एसिड होगा, डाई बेसिक एसिड होगा। जैसे कि H2SO4 में 2 H+ दिए जाते हैं और SO4-2, ये 2 बैलेंसिंग के लिए है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक एग्जाम्पल इसका और लेंगे, चलो एक ही रहने दो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते। या चलो ले लो एक एग्जाम्पल ले लो, H2S, ठीक है। तो H2S में क्या होता है अपने पास 2 H+ और S-2। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इन्होंने H+ दिए तो एसिड, कौन से एसिड, कितने H+ दिए, 2 H+, तो इसका नाम होगा डाई बेसिक एसिड। समझ में आ गई। ऐसे ही अपने पास क्या होता है, ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। तो ट्राई बेसिक एसिड अपने पास कौन से होते हैं, जो 3 H+ देते हैं, 3 H+ आयन, ठीक है। 3 H+ अगर आयन दे रहे हैं तो वो कौन से होंगे, ट्राई बेसिक एसिड होंगे। इसका एक एग्जांपल फेमस है H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। और फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, 3 H+ देता है और PO4-3 में ब्रेक डाउन होता है। अब जिसने भी H+ दिया तो एसिड है, कितने H+ दिए, 3, तो ट्राई बेसिक एसिड आ जाएगा नाम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। और H3PO4 जो एसिड है, ठीक है, H3PO4 एसिड का यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है अपने पास फ्लेवरिंग के लिए, ठीक है। फ्लेवरिंग के लिए किसी भी में भी अगर फ्लेवर मिलाते हैं ना, अलग अलग प्रकार के खट्टे मीठे, तो वो सारे क्या होते हैं, फ्लेवरिंग में H3PO4 डाला जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, 3 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीबेसिक एसिड हो जाएंगे, उसको छोड़ो, आप 3 तक याद रखो, ठीक है। पहला हो जाएगा मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। मोनो एसिडिक बेस में क्या होगा, एक OH- दिया जाएगा, 1 OH-, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे NaOH है तो ये टूटेगा Na+ और OH- में। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, KOH हो गया, तो ये किस में टूटेगा, K+ और OH- में, ठीक है। जैसे LiOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिथियम हाइड्रोक्साइड Li+ और OH-। इन सभी ने OH- दिया, इसका मतलब तीनों बेस है। और कितने दिए, एक एक, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है, मोनो एसिडिक बेस। एसिडिक क्यों नाम आ रहा है, क्योंकि बेस के लिए एसिडिटी डिफाइंड है। और यहाँ बेसिक क्यों आ रहा है, क्योंकि एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइंड है, उल्टा चलता है थोड़ा सिस्टम, ठीक है। फिर देखो 2 नंबर पे अपने पास डाई बेसिक एसिड, ठीक है। डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या हो गया, जो 2 OH- देंगे वो हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2 और 2 OH- में टूटेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, तो ये किस में टूटेगा, Mg+2 और 2 OH- में। अब इन्होंने भी 2 OH- दिए ना, ठीक है। पहली बात ये OH- दिए तो दोनों बेस हैं, ठीक है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो OH- देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। और इन्होंने देखो 2 OH- आयन दिए, तो इनका क्या नाम पड़ेगा, डाई बेसिक एसिड। ऐसे सिमिलरली अपने पास क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड क्या होते हैं अपने पास, ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब हो गया जो 3 OH- देंगे,
इसका एक एग्जांपल बड़ा फेमस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। ये क्या होता है, Al+3 और 3OH माइनस में टूटेगा। इसने भी OH दिया, इसका मतलब बेस है, 3 OH माइनस दिए तो ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पहला क्लासिफिकेशन, जो कि किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी बेस के लिए, बेसिसिटी एसिड के लिए। ठीक है, मतलब क्या होता है, H+ कितने दिए, मतलब क्या होता है OH माइनस कितने दिए। मोनो बेसिक यानी 1, डाई बेसिक यानी 2H+, ट्राई बेसिक यानी 3H+। मोनो एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, 1 OH माइनस, डाई बेसिक का मतलब हो जाएगा 2 OH माइनस, ट्राई बेसिक का मतलब हो जाएगा 3 OH माइनस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं अपनी, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको। देखो इन्होंने कहा है, तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, कितना पावरफुल है। ठीक है, कितना पावरफुल है। तो इस आधार पे अपन ने क्या किया, 4 मैंने क्लासें डिवाइड कर दी। ठीक है, एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जिसकी पावर ज़्यादा है। एक होगा वीक एसिड, यानी इसकी पावर कम। एक होगा अपने पास क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और एक क्या होगा अपने पास, वीक बेस। ठीक है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है कि जब इसको पानी में डालते हो तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का क्या मतलब होता है कि पूरी तरह से टूटेगा। जैसे यहाँ पे था ना, ये अपने पास है HNO3, तो HNO3 क्या करेगा, कंप्लीट H+ अगर दे दे, कंप्लीटली टूट जाए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट आयोनाइज्ड अगर होते हैं तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जाम्पल जैसे आपके 3 फेमस हैं, HNO3 जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक है अपने पास HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक अपने पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 3 अपने पास क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं जब इनको पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ वीक एसिड पे। वीक एसिड क्या होते हैं, जो या तो टूटते ही नहीं है, नॉट आयोनाइज्ड। ठीक है, या तो फिर क्या होते हैं, पार्शियल आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, या तो क्या होंगे, अपने आयन के अंदर टूटेंगे नहीं। ठीक है, और या तो फिर क्या होगा, पार्शियल मतलब थोड़ा सा टूट जाएगा। ठीक है, थोड़े से H+ दे देगा, कंप्लीट नहीं देगा, थोड़े से H+ दे देगा। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, वीक एसिड बोलोगे। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो H2S हो गया, H2CO3 हो गया। ठीक है, ये आपके क्या है, वीक एसिड है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। ये एसिटिक एसिड है CH3COH और HCOH, ये क्या है अपने पास है, ये एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक, ये अपने पास हो गया सल्फरस एसिड हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाओ अब स्ट्रॉन्ग बेस पे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। ठीक है, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का क्या मतलब हो गया कि कंप्लीट टूट के OH माइनस में ये ब्रेक होगा। जैसे मान लो KOH, NaOH, LiOH, ये क्या होते हैं, जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूरे के पूरे OH माइनस अपने अंदर से निकाल के दे देंगे। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ हो गई। इसके एग्जाम्पल आप कैसे लिखोगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे KOH, NaOH। ठीक है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और वीक बेस में क्या हो जाएगा, या तो टूटेंगे ही नहीं, और या तो टूटेंगे तो बहुत थोड़ा सा टूटेंगे, तो पार्शियल आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और अगर इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए तो AlOH होल थ्राइस हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ये वीक से एसिड होते हैं। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। और तीसरा जो अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो बेस, ठीक है, जो वाटर के अंदर क्या हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। ठीक है, वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो एल्कली बेस। ठीक है, क्या बोलते हो, एल्कली बेस। ठीक है, एल्कली बेस बोलते हैं। जो बेस कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाए वाटर के अंदर उसको आप क्या बोलते हो, या फिर पूरा सोल्यूबल हो जाए
कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं तो उनको आप अल्कली बेस बोलते हो, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी अल्कली होती है वो सारी की सारी बेस होती है, ठीक है। पर सारे बेस अल्कली हो ये ज़रूरी नहीं है। क्या कहा मैंने कहा ऑल एल्कली आर बेस, जितनी भी अल्कली है वो सारी बेस तो होगी, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, जितनी अल्कली है वो सारी बेस है, पर सारी बेस है वो अल्कली हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गई ना बात ये? तो ये चीज़ है, ठीक है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है बीच में, 1 मिनट, थोड़ा सा टॉपिक कुछ अभी कवर करा देंगे। तो ऑल अल्कलीज है वो सारी बेस होगी, पर सारी की सारी बेस है वो अल्कली हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गई ना बात ये? कैसे? जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, या फिर मान लो मैंने ले लिया AlOH होल थ्राइस ले लिया, ठीक है। अब AlOH होल थ्राइस अपने पास एक बेस तो है, पर ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता क्योंकि ये एक वीक बेस है, तो इस वजह से ये अल्कली नहीं होगा। अब जैसे NaOH को ले लो, NaOH कंप्लीट तो क्या होता है, डिजोल्व होता है, ठीक है, पानी के अंदर कंप्लीट घुल जाता है, तो ये तो अल्कली तो है, ठीक है, कन्फर्म है ये अल्कली तो है, ठीक है, और बेस भी है, तो दोनों ही है। तो इसलिए मैंने कहा अल्कली जितनी भी होगी वो सारी बेस होगी, पर सारी बेस अल्कली हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब अपने यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन के आधार पे अपने पास क्या होते हैं, 2 प्रकार के ये एसिड और बेस आपके पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है, और एक होते हैं कंसंट्रेटेड। ऐसे डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, ये एसिड लिख दिया मैंने, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। डाइल्यूटेड एसिड का क्या मतलब होता है, जिसमें वाटर क्या होता है अपने पास ज़्यादा होता है और एसिड की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये इसका मतलब मात्रा है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि कितनी मात्रा जानते हो ना क्या होता है, ठीक है, तो क्वांटिटी। तो डाइल्यूटेड एसिड का मतलब है वाटर की मात्रा ज़्यादा और एसिड की मात्रा कम होगी तो उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और जबकि कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होगा, वाटर की मात्रा बहुत कम होगी, जबकि एसिड की मात्रा क्या होती है यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कंसनट्रेटेड। डाइल्यूटेड बेस का क्या मतलब हो जाएगा, वाटर की मात्रा ज़्यादा और बेस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कंसनट्रेटेड बेस का मतलब क्या होगा, वाटर की मात्रा कम और बेस की मात्रा ज़्यादा। तो ये हो गया कंसनट्रेटेड बेस, डाइल्यूटेड एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड का मतलब है ना, कंसनट्रेटेड का मतलब यहाँ पे एसिड की मात्रा या फिर बेस की मात्रा ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो आपको एक क्वेश्चन बनाया जाता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ तो अब जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, देखो हाँ। तो जब भी क्या होता है आपको डाइल्यूट एसिड बनाना होता है ना, तो कभी भी ये काम नहीं करना होता। देखो यहाँ तो 2 तरीके हो सकते हैं कि मैं यहाँ एसिड ले लूँ और यहाँ पे क्या कर लूँ, वाटर ले लूँ, और ऊपर से मैं यहाँ पे वाटर मिलाऊँ, या तो ऊपर से यहाँ पे क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे। भाई पानी ज़्यादा मिलाना है ना, डाइल्यूट बनाना है, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है, पानी की मात्रा ज़्यादा करनी है, तो 2 ही तरीके हैं। या तो आपके पास पहले से एसिड रखा होगा या फिर वाटर रखा होगा, और ऊपर से आप या वाटर डालोगे या एसिड डालोगे। अब इसमें से बेस्ट तरीका कौन सा मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट तो है ये वाला, ठीक है, क्योंकि एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। तो अगर एसिड डाला हुआ रहेगा, ठीक है, ज़्यादा एसिड होगा और पानी की मात्रा क्या होगी उसके बीच में, कंपेयर में क्या होगी, वाटर की मात्रा अपने पास क्या होगी, थोड़ी होगी। तो जो हीट निकलेगी ना वो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगी, तो वो उड़ जाएगी, और साथ में एसिड के छींटे आपके स्किन के ऊपर गिरेंगे, तो ये डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए आपके क्या होता है, ये सलाह दी जाती है कि पानी के अंदर एसिड मिलाओ, ना कि एसिड के अंदर पानी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद है वो अपने आगे चलते हैं। हाँ, तो अब अपने आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने देख लिया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सोल्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, यानी मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है, जो कि किस लिए था, बेस के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, जो कि एसिड के लिए था, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़े थे, मोनो एसिडिक,
डाई बेसिक, ठीक है। ऐसे अपने अलग अलग प्रकार के एसिड बेस के बारे में पढ़ा और डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में पढ़ा और बेस के बारे में भी। अब अपन आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो इंडिकेटर्स कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि स्मेल या फिर अपना कलर, इसमें कुछ चेंज लाते हैं, ठीक है। जब उनको एसिड में डाला जाता है या तो उनको बेस में डाला जाता है, ठीक है। उनको अपन क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। अब बोर्ड में ऐसा मत लिखिए जाना, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो केमिकल जिनको डालने पर एसिड में या बेस में डालने पर अपना स्मेल या कलर में चेंज लेके आते हैं, उनको अपन बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स देखो किस लिए काम आते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है अपने पास टू टेस्ट वो है, ठीक है, परखने वाला, टू टेस्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की नेचर देखने के लिए कि वो एसिड है या फिर वो बेस है, तो उसके लिए अपन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स अपने पास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, एक तो है नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स, और एक अपने पास होते हैं और सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और एक अपने पास होते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हो गए 3 प्रकार के, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में 1 बाय 1। नेचुरल इंडिकेटर, हाँ तो देखो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल रिसोर्सेज से अगर कोई भी अपने पास इंडिकेटर बनता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक अपने पास लाइकेन नाम का कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, लिविंग होता है इसे मान लो, क्योंकि ये प्लांट की स्पीसीज है लाइकेन। लाइकेन किससे बनता है, एल्गी और फंगस के एसोसिएशन से बनता है, ठीक है। एल्गी और फंगी इन दोनों के एसोसिएशन यानी मिलने से बनता है। इनमें से एक केमिकल अपने पास मिलता है, ठीक है, एक केमिकल अपन निकालते हैं इनमें से, उसी को अपन बोलते हैं क्या, लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यानी कि लिटमस जो पेपर है, ठीक है, वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। और लिटमस सॉल्यूशन किस कलर का होता है, पर्पल का होता है। जब लिटमस सॉल्यूशन को एसिड के अंदर डालते हो, ठीक है, जब इसको एसिड में डालोगे तो ये क्या होता है, अपने पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस में डालने पे ये कैसा हो जाता है, सॉरी, एसिड में डालने से रेड कलर आता है और ब्लू आता है अपने पास बेस में, ठीक है। तो रेड कलर आ जाएगा जब आप एसिड में डालोगे और ब्लू कलर आ जाएगा जब बेस में डालोगे, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इसको बोला है, देखो ये एक टेस्ट हो गया ना अपने लिए, कि अगर मान लो कोई एसिड की अगर प्रिक्सेशन करना है, कोई टेस्ट करना है, परखना है कि वो एसिड है, तो उसमें लिटमस डालते ही क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस डालते ही क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, उसके अंदर लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डालने से। तो ये चीज़ हो गई। एक आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो हल्दी, ठीक है, यानी कि टर्मरिक। तो टर्मरिक जो होती है, हल्दी बोलते हैं जिसको, ठीक है। हल्दी का जो अगर आप ये सॉल्यूशन ले लो पानी के अंदर, तो वो किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है। अब इस टर्मरिक सॉल्यूशन को जब एसिड में डालोगे तो येलो कलर ही रहता है, जबकि बेस में डालने पर कैसा हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक अपने पास है। देखो हल्दी कहाँ से मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, ठीक है। एसिड में डालने पर कुछ और रंग दिया, बेस में डालने पर कुछ और रंग दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास नेचुरल इंडिकेटर्स के क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए।
दूसरा आता है सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होते हैं ना वो अपने पास मैन मेड होते हैं, यानी उनको अपन क्या करते हैं लेबोरेटरी में फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, मैन मेड होते हैं। इसके आपके दो एग्जांपल बड़े फेमस है जो कि दे रखे हैं, एक तो है फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन, और एक अपने पास है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, क्या है मिथाइल ऑरेंज। तो एक तो मिथाइल ऑरेंज है, एक फिनोप्थलीन है। ठीक है, फिनोप्थलीन को जब आप एसिड में डालते हो, देखो फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, कलरलेस होता है। एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, कोई रंग नहीं देगा। ठीक है, और जैसे बेस में डालते हो तो ये क्या होता है पिंक कलर देता है। ठीक है, कौन सा रंग आ जाता है पिंक कलर आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज होता है ना वो ऑरेंज रंग का होता है। ठीक है, जैसे इसको आप एसिड में डालते हो तो ये किस रंग का हो जाता है अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास रेड कलर का, और बेस में डालते ही हो जाता है येलो। ये बढ़िया इंडिकेटर है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर। ज़्यादातर लैब में मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करते हैं। ये ऑरेंज रंग का होता है, एसिड में डालने पे रेड, बेस में डालने पे येलो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये सिंथेटिक हो गए। अब आते हैं ऑल फैक्ट्री पे। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, देखो लगभग ये भी क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलते हैं, पर ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है स्मेल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसे अपने नाक के अंदर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं जो कि सुगंध को सूंघने में मदद करते हैं। कोई भी सुगंध आती है तो अपन को पता लग जाता है, तो वहाँ पे वो रिसेप्टर लगे होते हैं। पर यहाँ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं अपनी, जैसे अनियन, ठीक है, और वनीला जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, या फिर आप क्लोव भी ले सकते हो जिसको लौंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इनमें क्या होता है जब आप इनको एसिड में डालोगे, ठीक है, तो कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, नो स्मेल, ये सॉरी नो स्मेल क्या मतलब रिटेन, आप ये मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव में जब आप एसिड में डालते हो, कोई कपड़ा ले लिया मान लो, ठीक है, कोई क्लॉथ ले लिया, उस क्लॉथ के अंदर इसको रब कर लिया। ठीक है, रब करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको किस में डालना है, एसिड में डालना है। एसिड में डालने पे क्या होता है स्मेल है वो रहती है। ठीक है, रिटेन स्मेल, यानी स्मेल नहीं जाती है। ऐसा इसमें होगा रिटेन स्मेल, और इसमें भी ऐसा ही होगा रिटेन स्मेल। रिटेन स्मेल मतलब क्या हो गया स्मेल नहीं जाएगी। और जब इनको बेस में डालते हो ना तो यहाँ पे क्या हो जाती है स्मेल चली जाती है। ठीक है, लूज स्मेल, स्मेल क्या होती है कपड़े में से गायब हो जाती है। तो ये बढ़िया है, ये सुगंध के हिसाब से लिया गया है। ठीक है, सूंघने से क्या होता है अपने पास एसिड और बेस से यहाँ पे क्या होता है परख किया जा सकता है। अनियन ले कपड़े पे रब करो, एसिड में डालोगे तो अनियन की स्मेल उस कपड़े में आती रहेगी, बेस में डालोगे तो अनियन की स्मेल चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वनीला एक्सट्रैक्ट को जब आप क्या करोगे एसिड में डालोगे तो स्मेल रहेगी, बेस में डालती चली जाएगी। ऐसे क्लो यानी कि लौंग को कपड़े पे रब करो तो लौंग की स्मेल एसिड में रहेगी जबकि बेस में चली जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इंडिकेटर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इंडिकेटर वो केमिकल जो अपनी क्या होता है जो अपने स्मेल या फिर कलर को चेंज कर ले एसिड बेस में डालने पे। जैसे कि नेचुरल पे और सिंथेटिक में कलर चेंज होते हैं, ऑल फैक्ट्री में स्मेल का वर्क है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेचुरल क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, सिंथेटिक वो हो गए जो मैन मेड होते हैं, और ऑल फैक्ट्री हो गए जो सुगंध वाले होते हैं। ठीक है, एसिड बेस में सुगंध अलग अलग रहती है इनकी। इसमें लिटमस और टर्मरिक दो आप एग्जाम्पल ध्यान में रखो। सिंथेटिक में फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ध्यान में रखो। लिटमस होता है पर्पल, एसिड में डालने पर रेड हो जाता है, बेस में डालने पे ब्लू। टर्मरिक होती है येलो होती है, बेस में येलो रहती है, एसिड में येलो रहती है और बेस में डार्क रहती है। सिंथेटिक में फिनोप्थलीन होता है कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस रहेगा, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज रंग का होता है, एसिड में डालने पे रेड, बेस में डालने पे येलो। और अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव को अगर आप कपड़े पे रब करके एसिड में डालोगे तो उनकी सुगंध रहेगी जबकि बेस में डालने पर सुगंध चली जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने आगे चलते हैं और एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट करो उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो सबसे पहले एसिड की पढ़ लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ ले, एसिड के बारे में। हाँ, तो पहली इसमें रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, कि मेटल के साथ एसिड किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं। तो जब भी आप किसी एसिड को मेटल में मिलाओगे तो आपको कोई एक उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लो एसिड ले लिया H2SO4 और यहाँ पे मान लो मेटल ले लिया सोडियम, तो क्या होगा यहाँ से Na2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जैसे मान लो HCl ले लिया और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दी, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जैसे HNO3 ले लो, कैल्शियम से रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें एक बढ़िया एग्जांपल ये बनता है, चलो इसमें नहीं बताते, वो अगली रिएक्शन में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन बनाने पे एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती जाएगी। हाइड्रोजन गैस के लिए अगर आपको एक टेस्ट देना है तो हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए क्या होगा अपने पास, यहाँ पे आप एक काम करो, जो टेस्ट ट्यूब के माउथ होगा ना, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आप क्या करो, थोड़ी सी आग लेके जाओ, फायर यानी कि एक तिल्ली जला के और उसकी माउथ की तरफ लेके जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉप साउंड मिलेगी। और उस पॉप साउंड से आप पता लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बनी है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब आप कहोगे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होते क्या है, मेटल का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, कार्बोनेट का मतलब CO3-2 और बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3-। ठीक है, ये कार्बोनेट होता है, वो बाइकार्बोनेट होता है, समझ में आ गई, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आप कोई भी एक मेटल कार्बोनेट उठा लो, ठीक है, इसी फॉर्म में रहेगा, XY की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डायरेक्ट। मान लो मैंने क्या कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में आप क्या करो, कोई भी एक एसिड डाल दो। ठीक है, एसिड डाल दिया मैंने, जैसे मान लो मैंने HCl डाल दिया। ठीक है, तो ये आपको डालते क्या होगा, यहाँ से एक तो साल्ट बन जाएगा, जैसे HCl डाला था तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकलेगा H2O। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 गैस है वो इवॉल्व होती है। तो मेन तो ये है कि CO2 गैस यहाँ पे आपके निकलेगी। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट उठाओ, उसमें कोई एसिड डाल दो, तो डालने पे सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस निकलती है। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ है, तो वहाँ पे निकल गई। देखो ये रिएक्शन मैं बताता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट होता है एग सेल में। ठीक है, जो अंडे के बाहर का जो कवर होता है ना, वो होता है, तो एग सेल होता है वो अपने पास। जब एग सेल के अंदर आप क्या मिलाते हो, एसिड मिलाओगे, यानी मान लो HCl मिला दिया। ठीक है, HCl मिला दिया तो वहाँ पे अपने पास CO2 गैस है वो रिलीज होगी। ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ ध्यान में रहेगी ना। बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि एग सेल की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई जाए, ठीक है, या फिर HNO3 के साथ करवा दी जाए, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दो HNO3 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, CaNO3 होल ट्वाइस, और CO2 गैस बाहर निकलेगी और H2O भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ है। अब मेन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि टेस्ट फॉर CO2 का टेस्ट कैसे दोगे। तो CO2 के टेस्ट के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ। CO2 को पास किया जाता है लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई ना बात ये। तो यहाँ से क्या बनता है अपने पास, यहाँ से बनता है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 और साथ में वाटर निकलता है। समझ में आ गई ना बात ये। क्या होगा, CO2 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो तो क्या होगा, CaCO3 और वाटर बन जाएगा, यानी एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होता है ना वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, मिल्की हो जाएगा, दूध या रंग हो जाएगा। दूध या रंग होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि CO2 गैस इसके अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अगर इसमें से CaCO3 में से अगर और ज़्यादा CO2 एक्सेस में पास करवा दो तो यहाँ बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, और साथ में वाटर निकल जाएगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, कलरलेस होता है, तो इसका रंग वापस क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा।
समझ में आ गई होगी बात। लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस होता है, ये लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर की रिएक्शन CO2 के साथ कराओ तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, मिल्की हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, CaCO3 और CO2 है उसमें ज़्यादा पास करो एक्सेस अमाउंट में, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और H2O बनेगा और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये एक टेस्ट हो गया CO2 के लिए। टेस्ट का मतलब परीक्षण हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर आपको CO2 गैस की परख करनी है तो बस उसको क्या, किस में से पास करो, लाइम वाटर में से CO2 को पास कर दो। अगर मिल्की हो गया इसका मतलब CO2 है उसके अंदर, नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं है, सिंपल, ठीक है। और फिर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, या मेटल ऑक्साइड उठा लेते हैं, ठीक है। अगर मेटल का कोई आपके पास ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल का अगर कोई ऑक्साइड है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, देखो कोई भी आप क्या करो, एक मेटल ऑक्साइड उठा लो और उसमें आप क्या मिला दो, एसिड मिला दो। तो देखा गया है इस रिएक्शन में क्या होता है, सोल्ट और H2O बनता है। समझ में आ गया ना, क्या बनेगा, सोल्ट और H2O बनेगा, ठीक है। और ये मैं आपको देखो पहले ही बता चुका हूँ उस चैप्टर के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना तो सोल्ट और वाटर बनता है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्या बनेगा, सोल्ट और वाटर बनेगा। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तभी सोल्ट और वाटर बनता है। अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हो तो सोल्ट और वाटर बनेगा। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की है तभी तो एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। तो ये किस नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। कोई भी मेटल का एक ऑक्साइड उठा लो, मान लो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड उठाया और यहाँ पे मान लो मैंने HCl उठा लिया, तो एक सोल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो इसमें मैं एक और बता देता हूँ आपको, कॉपर ऑक्साइड उठा लो, ब्लैक कलर का होता है, और इसमें आप HCl मिला दो तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा आपके पास, ठीक है, एप्पल ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन की पहचान हो जाएगी, ठीक है, कि कॉपर ऑक्साइड और देखो एसिड का तो पता ही है, कॉपर ऑक्साइड डालते ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं सारे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गई रिएक्शंस किस किस की, एसिड की रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करोगे तो एक सॉल्ट बनेगा और वाटर और CO2 गैस बनेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होगा, पॉप साउंड से। CO2 का कैसा होगा, इस टेस्ट से होगा कि लाइम वाटर से पास कराओगे तो मिल्कीनेस आ जाएगा और ज़्यादा पास कराओगे तो कलरलेस हो जाएगा। तो ये टेस्ट किसका हो गया, CO2 का हो गया। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसा कि H2SO4 उठा लो, NaOH उठा लो तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। ये आप ध्यान में रखोगे। और बेस की रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो बेस की रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे रिएक्शन विथ मेटल तो लगभग 1-2 गिनी चुनी रिएक्शन ही है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने NaOH उठा लिया, NaOH एक बेस होता है और इसकी रिएक्शन मान लो मैं स्पेशल करा देता हूँ जिंक के साथ, तो जिंक के साथ कराने पे बस यही एक रिएक्शन मात्र आपको देखने को मिलती है। बाकी कोई भी अगर बेस के साथ आप दूसरा मेटल लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये भी बहुत धीरे होती है, स्लो, ये भी क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो यहाँ क्या होता है, सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये बन गया अपने पास क्या, सोडियम जिंकेट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया। और दूसरा अपने पास होता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि किसी भी बेस की रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ करा दो। जैसा कि मैंने ये रिएक्शन पहले से मैं इसी की करवा चुका हूँ, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस की रिएक्शन मैंने किसके साथ की है, CO2 के साथ। कार्बन नॉन मेटल होता है, उसका ऑक्साइड है। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्शन इसकी हुई तो आगे रिएक्शन हो गई, मिल्कीनेस आ गया। इसका मतलब नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। क्या पता चलेगा यहाँ से, नॉन मेटल की ऑक्साइड किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, और जबकि मेटल की ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है। बस ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो पहले आप ये देख लो एकदम सही ढंग से, इनको याद कर लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है, कर लीजिए।
तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे पीएच और पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पीएच क्या होता है। ठीक है, पीएच का क्या मतलब होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एटम नहीं आयन होगा। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे अगर पीएच को डिफाइन किया जाए तो पीएच को ऐसे डिफाइन किया गया है कि पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, ये यहाँ पे अपने पास पीएच को ऐसे डिफाइन किया गया है कि पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथमिक होता है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ किसके? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के। ठीक है, तो ये ऐसे अपने पास दिखाया गया है। अब देखो लॉग एक क्या है? फंक्शन है। ठीक है, लॉग एक फंक्शन है जो कि कैलकुलेशन इजी करने में मदद आता है। जैसे साइन कोस टेन होते हैं ना, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं? एलजेब्रिक होते हैं। तो वैसे ही अपने पास क्या होता है? लॉग होता है, लॉगरिथमिक होता है। ये भी क्या करता है? अपने पास कैलकुलेशन इजी करने में मदद आता है। अब इसको देखो, अपने पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर लॉग बेस 10 एक्स की पावर m होता है तो पावर आगे आ जाती है m लॉग बेस 10 x। और अगर अपने पास लॉग बेस 10 x इंटू वाई है तो यहाँ पे इनको सेपरेट कर देते हैं, log 10 x प्लस log बेस 10 y। और अगर log बेस 10 x अपॉन y है तो इसको ऐसे लिख देते हैं log बेस 10 x माइनस log बेस 10 y। और अगर अपने पास log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है और log बेस 10 1 की वैल्यू 0 होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है लॉग्स की, वो आप याद रख सकते हैं। log बेस 10 x की पावर m होती है तो m आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। log बेस 10 x एज टू एज रहेगा। log बेस 10 x इंटू वाई है। ठीक है, तो log बेस 10 x प्लस log बेस 10 y हो जाएगा। अलग अलग कर दो, बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। log बेस 10 x अपॉन वाई इक्वल टू log बेस 10 x माइनस log बेस 10 y होगा। अगर अपॉन में है तो माइनस और मल्टीप्लाई में है तो प्लस। log बेस 10 की वैल्यू 1, log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से pH इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस की कंसनट्रेशन हो गई। ठीक है, अब अपन को पता है कि H प्लस होता है ना, वो स्टेबल नहीं रहता। कैसे? क्योंकि देखो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। H प्लस का मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो केवल प्रोटॉन बचेगा, और प्रोटॉन स्टेबल नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, ये H प्लस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है? H3O प्लस। तो रियलिटी में फॉर्मूला ये होना चाहिए, pH इक्वल टू माइनस log बेस 10 H3O प्लस की कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे क्या होता है pH होता है ना, वैसे ही क्या होता है POH होता है। ठीक है, POH क्या होता है? माइनस का log बेस 10 OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, और pH और POH को दोनों को मिला के अपने पास आंसर आता है 14, यानी 14 आता है। समझ में आ गई ना बात? ये तो ये चीज़ है। अगर एसिड है तो pH निकलता है, बेस है तो POH निकलता है। अब आप कहोगे बेस का भी तो pH होता है। हाँ, वो होता है, पर आप क्या करोगे? पहले pOH निकालोगे, pOH की वैल्यू यहाँ रख के और फिर pH की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये pH का पूरा कंसेप्ट है आपके पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पॉइंट बताएंगे अपने pH स्केल के बारे में। ठीक है, pH स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि अपने पास ये बताता है कि अगर कोई एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, कोई बेसिक है तो कितना बेसिक है। यानी यहाँ पे क्या है कि रीडिंग आती है। ठीक है, जैसे कि एमीटर या फिर वगैरह ये सारे होते हैं ना, ये अलग अलग रीडिंग देते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, pH स्केल भी है, क्या हो गया अपने पास एक ऐसा स्केल होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक होता है, और बीच में आता है 7। ठीक है, अगर 7 से नीचे pH है तो वो सारे एसिड होते हैं, और 7 से ऊपर अगर किसी का pH है तो वो बेस होते हैं, और जिनका एक्चुअल 7 होता है वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी वो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, जैसे वाटर होता है। और एसिडिक में क्या हो जाएगा? pH 7 से नीचे आएगा। ठीक है, अब मेरे पास मान लो 3 कंपाउंड ले लिए। ठीक है, इसका pH मान लो 2 है, इसका pH मान लो 3 है, इसका pH 4 है। तो इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका pH कम होगा, यानी कि A। तो A की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर B, फिर C। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि pH जितना कम होगा वहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगी? अपने पास ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये? फिर उसके बाद मान लो मैंने यहाँ ले लिए A, B और C, यहाँ पे मान लो और ले लिए।
इनका पीएच मान लो मेरे को यहाँ पे दे रखा है, ये मान लो क्या है कि 8.8 है, 9.7 है और 11 है। तो इन तीनों में से बताओ अपने पास ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो जिसका पीएच ज़्यादा होगा वो बेसिक होगा, यानी सी क्या होगा, ज़्यादा बेसिक, फिर बी, फिर ए। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जिसका पीएच अपने पास क्या होगा, अपने जितना ज़्यादा होगा पीएच, ठीक है, उसकी बेसिक कैरेक्टर कितनी होगी, ठीक है, जो बेस होगा ना उसकी बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपको कुछ ध्यान में रखनी है, पीएच जितना कम एसिडिक उतनी ज़्यादा, पीएच जितना ज़्यादा बेसिक नेचर उतनी ज़्यादा। समझ में आ गई ना बात ये? तो ये चीज़ हो गई अपने पास से, और ये मैंने आपको बता दिया किसका कंसेप्ट, अपने पीएच स्केल का, ठीक है। तो ये पीएच स्केल हो गया और ये पीएच है। स्केल तो एक चीज़ हो गई जिस पे कोई चीज़ मापी जाती है, और पीएच को मैंने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया है, ठीक है, और वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ है। अब अपने एक काम करते हैं, पीएच का क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एक बढ़िया से न्यूमेरिकल कर देते हैं जिसपे क्या होगा, पीएच की वैल्यू अपने निकालनी सीखेंगे कि कैसे पीएच की वैल्यू निकाली जाती है। समझ में आ गई? अब कई यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन यानी मात्रा होती है, और मात्रा किस में ली जाती है, मोल पर लीटर में ली जाती है, मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर कितने मोल होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर एडवांस में अगर आप जाना चाहो तो 1 मोल के अंदर क्या होता है, कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 2 मोल पर लीटर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 1 लीटर में प्रेजेंट है। समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर को, और इसी का सिंबल क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है वो उसकी कंसंट्रेशन से हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद है वो अपने न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो कर लीजिए ये नोट। तो अब अपने आगे चलते हैं और ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें पीएच वैल्यू पूछिए 10⁻⁻2 मोलर HCl की, 2 इंटू 10⁻³ मोलर HNO3 की, ठीक है, 10⁻² मोलर H3PO4 की, और 0.1 मोलर NaOH की, ठीक है। और इसमें आपको अलग अलग लॉग की वैल्यू भी साथ में दी गई है। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने, ठीक है। और सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है, देखो मोलर का क्या मतलब होता है, मोलर का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गई भाई, यही तो होती है मोल्स पर लीटर को मैंने कहा था इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं, और इसी को क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि HCl 10⁻⁻2 मोलर HCl का क्या मतलब है कि 1 लीटर के अंदर 10⁻⁻2 मोलर HCl प्रेजेंट है। तो इसका पीएच आपसे पूछा है, देखो क्या करोगे, पहले HCl को उठा लो, HCl टूटेगा तो H+ और Cl- में। अगर इसका 1 मोल ले रहे हो आप तो ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, पर आपने कितने लिए, 10⁻⁻2 मोलर लिए, तो ये भी कितना बनेगा, 10⁻⁻2 मोलर, ये भी कितना बनेगा, 10⁻2 मोलर। तो यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन आ गई ना, H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻2 आई है। पीएच निकालना है आपको, पीएच का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का log बेस 10 H+ की कंसंट्रेशन, यहाँ से देखो माइनस का log बेस 10 H+ की कंसंट्रेशन 10⁻2 -2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, कौन सा, log बेस 10 x की पावर m, देखो log बेस 10 x की पावर m, ठीक है, तो m जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो log बेस 10 x बचता है अपने पास। ऐसे इस पावर को आगे लेके आओ, पहले माइनस पड़े, -2 आगे आ जाएगा तो बचेगा log बेस 10, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया 2, तो पीएच की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्या होगा, सेकंड अपने पास है 2 इंटू 10⁻³ मोलर HNO3। अब HNO3 जब ब्रेक डाउन करेगा तो कैसे होगा, H+ प्लस NO3 माइनस में, अगर इसका 1 लेते हो तो ये भी 1 ये भी 1, पर आपने कितने लिए 2 इंटू 10⁻³ मोलर, तो H+ भी कितने बनेंगे 2 इंटू 10⁻³ मोलर, HNO3 भी कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻³ मोलर। यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन इसके नीचे की है, कॉपी कर लो, कितनी आएगी 2 इंटू 10⁻³ मोलर। तो पीएच अब का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का log बेस 10 H+ की कंसंट्रेशन, तो माइनस का log बेस 10 H+ की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब देखो माइनस को एक बार मैं बाहर ले लेता हूँ, log बेस 10 x इंटू वाई, फॉर्मूला बताया था ना अभी,
log बेस 10x इंटू वाई है। तो कैसे लिखोगे इसको, log बेस 10x प्लस log बेस 10y। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो log बेस 10 2, ठीक है, और प्लस log बेस 10 टू की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये log बेस 10x और प्लस में log बेस 10 ये y, 10 टू की पावर माइनस का 3 हो गया, ये y है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का log बेस 10 2 है, तो log बेस 10 2 की वैल्यू आपको दे रखी है ना, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.30 दे रखी है। ठीक है, और ये देखो log बेस 10 की पावर -3 है, log बेस 10 की पावर -3। तो यहाँ पे क्या होगा, log बेस 10 x की पावर y, तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा आगे, log बेस 10। तो यहाँ से देखो माइनस बाहर है, 0.30 माइनस का 3, log बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 1 3 रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 माइनस 0.30, तो ये कितना आएगा 2.70 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीएच आ गया आपके पास इसका। तो ऐसे पीएच के क्वेश्चन करने होते हैं। एक और कर लेते हैं, देखो तीसरा, 10 टू की पावर माइनस का 2 मोलर H3PO4। ठीक है, अब H3PO4 को जब आप तोड़ोगे तो 3H प्लस निकलेगा और PO4 -3 जाएगा। अगर इसका 1 लेते हो तो इसका 3 और इसका 1 बनता है, पर आपने कितना लिया, 10 टू की पावर माइनस का 2 लिया है, तो ये कितना बनेगा, 3 गुना बनेगा, 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2, और ये अकेला ही बनेगा 10 टू की पावर माइनस का 2। तो H प्लस की कंसनट्रेशन इसके नीचे की उतार लो, कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 मोलर हो जाएगी। ठीक है, अब पीएच का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का log बेस 10 H प्लस की कंसनट्रेशन, तो माइनस का log बेस 10 H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी है, 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 है। तो यहाँ से माइनस को एक बार बाहर रखो, माइनस को एक बार बाहर रखो, log बेस 10 x इंटू वाई, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, log बेस 10 x इंटू वाई का log बेस 10 x प्लस log बेस 10 y। तो log बेस 10 x है 3 और प्लस log बेस 10 y है 10 टू की पावर माइनस का 2 है। ठीक है, ये माइनस बार पड़े, log बेस 10 3 की वैल्यू कितनी है बताओ, दे रखी है ना 0.47। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, log बेस 10 की पावर -2 है, तो log बेस 10 x की पावर y होती है, तो y यानी पावर आगे आ जाएगी, तो -2 आगे आ जाएगा, log बेस 10 बच जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 0.47 और माइनस का 2, log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 माइनस 0.47 आएगा क्या। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 1.53। ठीक है, तो ये पीएस आपका कितना आ गया, 1.53 आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई ना भाई आपके। ठीक है, अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, कौन सा रह गया, 0.1 मोलर NaOH वाला कर लेते हैं। ठीक है, देखो हाँ, तो एक क्वेश्चन और बचा है, ये अपना अभी कर लेते हैं। देखो तो अपने पास है, फोर्थ है 0.1 मोलर NaOH, ये एक बेस हो गया ना। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो NaOH है वो टूटेगा अपने पास कैसे, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, अगर इसका 1 लेते हो तो इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने लिए कितने हैं, 0.1, तो ये भी 0.1, ये भी 0.1, तो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन कितनी आ रही है, 0.1 आ रही है। पॉइंट को हटाओ, नीचे आ जाएगा कितना, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब PH प्लस की कंसनट्रेशन है नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन लगाएंगे। तो यहाँ से POH इक्वल टू माइनस का log बेस 10 OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन माइनस का log बेस 10 OH माइनस के आयन की कंसनट्रेशन 10 टू की पावर -1 है, पावर आगे आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो log बेस 10 बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और अपन को पता है कि PH प्लस POH ये कितना होता है अपने पास, 14 होता है। PH की वैल्यू अपन को निकालनी है, POH की वैल्यू 1 आई है, ये 14, तो PH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो ऐसे PH के क्वेश्चन किए जाते हैं। और अब अपने पास बचा है सॉल्ट। ठीक है, तो अब अपन सॉल्ट कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, बाद में अपना आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है,
तो देखो सॉल्ट्स की मैंने शुरुआत में आपको डेफिनेशन वगैरह बता दी थी। तो अब आपके देखो सॉल्ट कौन कौन से सिलेबस में है। तो एक तो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन NaCl के नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है कॉमन सॉल्ट, ठीक है, और इसका नाम है रॉक सॉल्ट, एक ही बात है। तो ये चीज़ है। दूसरा अपने पास है कास्टिक सोडा, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड किसका, ये NaCl किसका फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड का। तीसरा अपने पास है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग जो सोडा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा अपने पास है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पांचवा जो अपने पास है वो है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है। और छठा और लास्ट जो आपके सोल्ट है वो है POP, ठीक है। POP होती है कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये 6 सॉल्ट आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो इनके यूजेज और प्रॉपर्टीज़, ये आप है वो खुद से कर लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पर वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो ये आप खुद से करोगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन को बस इन मैं क्या बताऊँगा, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन मेथड बताऊँगा। जैसे सबसे पहले देखो आपके पास सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कैसे बनता है। तो NaCl की देखो एक तो 2 मेथड है। एक तो जो सी वाटर होता है, ठीक है, जो समुद्री पानी होता है उसको ड्राई करके, ठीक है, और उसको फिल्टर करके अपन क्या बना सकते हैं, कॉमन सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि NaCl की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और दूसरा लेब के अंदर कैसे बनाते हैं, लेब के अंदर अपन HCl की रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो HCl की रिएक्शन जब NaOH से करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस वाला प्लस के पास और प्लस वाला माइनस के पास। तो यहाँ से NaCl प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और इसको आगे हीट कर दोगे तो वाटर उड़ जाएगा, तो केवल NaCl आपके पास बचेगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को बनाने का तरीका क्या होता है, देखो NaCl, हालांकि NaOH एक क्या है, बेस है, इसको सॉल्ट में नहीं लेना चाहिए, पर सॉल्ट में ये डाला गया है, तो आप है वो इसको इसी में ही पढ़ लो। देखो NaCl के अंदर आप पानी मिला दो H2O, ठीक है। तो NaCl और वाटर का सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन। क्या कहलाता है, ब्राइन। और ब्राइन में से इलेक्ट्रिक करंट को आप फ्लो करवाओ, ठीक है, क्या कराना है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है। तो यहाँ पे आपके पास एक तो NaOH आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl2 बनेगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2 बनेगी। पानी आपको कम रखना है, लेस इन अमाउंट, ठीक है, तभी ये होगा। ज़्यादा पानी मत डाल लेना, वरना यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन कुछ और ही हो जाएगी। तो NaOH Cl2 और H2 बनेगा। समझ में आ गई ना बात ये। जहाँ पर Cl2 अपने पास कहाँ पर रिलीज होगी, एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होगी, कैथोड पे, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक टैंक है, इस टैंक के अंदर आपने ब्राइन भर दिया ये, ठीक है। तो ब्राइन भरने के बाद आप यहाँ पे ग्रेफाइट की 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लटका दो, और फिर इसको आप कनेक्ट कर दो बैटरी से, प्लस और माइनस, ठीक है। जो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगी, जो ग्रेफाइट की रोड, उसको आप बोलोगे एनोड, और जो निगेटिव से कनेक्ट होगी उसको आप क्या बोलोगे, कैथोड बोलोगे। तो एनोड पे क्या आ जाएगी, क्लोरीन गैस, कैथोड पे आ जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड किसका, कास्टिक सोडा का। बेकिंग सोडा को देखो, बेकिंग सोडा को बनाने का तरीका क्या होता है, NaCl, अमोनिया NH3, वाटर H2O और CO2, इन चारों को आप साथ में मिला दो, ठीक है, रिएक्शन करवानी है। और चारों की मात्रा है एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम, सबकी एक जितनी मात्रा लेनी है। और जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। अब अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सब्लिमाइज हो जाता है। जैसे इसको हीट आप थोड़ा बहुत करोगे तो हीट करते ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका सब्लिमेशन हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, विदाउट लिक्विड क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसकी वेपर्स बन जाएगी। तो आपके पास केवल क्या बचेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बचेगा। समझ में आ गई ना मेरी बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा तैयार कर सकते हो। अब बेकिंग सोडा को क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। बेकिंग सोडा को जैसे ही आप हीट करते हो तो हीट करने पे ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट
और CO2 गैस में और H2O गैस में ये रिलीज हो जाता है। अब यहाँ से जो CO2 बनती है ना, वो क्या होती है, जैसे किसी बेकरी में होता है ना, बेकरी जानते हो ना, जिसके अंदर केक वगैरह बनते हैं या फिर ब्रेड वगैरह बनती है, तो उसके अंदर ये क्या होता है, बेकिंग सोडा मिलाते हैं या फिर रोटियों में डालते हैं, ताकि रोटी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है और थोड़ी पफी हो जाती है, यानी कि फूल जाती है। ये CO2 गैस के कारण फूलती है। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे आप इसके संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना चाहो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, एक वीक बेस होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होता है, वीक बेस होता है। वीक बेस होने की वजह से ये एज ए एंटा एसिड भी आप इसको यूज़ ले सकते हो। एंटा एसिड का क्या मतलब हो गया, जब पेट में एसिडिटी होती है तो इसका सॉल्यूशन आप पी सकते हो, जिससे एंटा एसिड जो एसिडिटी होगी ना वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और तीसरा, आप यहाँ पे ध्यान में रखो, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट का यूज़ थोड़ा बहुत बेसिक होने की वजह से इसमें क्या करते हैं, मिल्क प्रिजर्वेशन में भी यूज़ लेते हैं। ठीक है, मिल्क प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है, दूध में डाल देते हैं थोड़ा बहुत इसको। ठीक है, दूध में डालने से क्या होगा, गर्मियों के दौरान क्या होता है कि दूध अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो वो फट जाता है, फिर क्या होता है, दही बन जाता है वो। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ा बहुत गर्मियों में क्या होता है, दूध के साथ मिला दिया जाता है, जिससे क्या होगा, दूध के अंदर मैंने शुरुआत में बता दिया था लैक्टिक एसिड होता है, तो वो जैसे लैक्टिक एसिड थोड़ा बनने लगेगा तो ये उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिए हैं। चौथा देखो, अपने पास है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का क्या तरीका होता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए आपको लेना होता है ड्राई स्लैक्ड लाइम। ठीक है, क्या लेना होता है, ड्राई स्लैक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसको आप क्या बोलते हो, ड्राई यानी सूखा हुआ, स्लैक्ड यानी बुझा हुआ जिसके अंदर पानी ना हो, तो ड्राई स्लैक्ड लाइम, लाइम यानी चूना हो गया। इसमें से क्लोरीन गैस पास करनी होती है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में यहाँ पे रख सकते हो। ये इसकी प्रिपरेशन मेथड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो वॉशिंग सोडा और POP। ठीक है, वॉशिंग सोडा और POP, देखो इसको समझने से पहले आपको ये एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, जितने भी क्या कुछ सॉल्ट होते हैं ना, तो कुछ सॉल्ट में क्या होता है, पानी होता है ना, वो उनमें मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ रहता है। जैसे दिखने में तो वो आपको ड्राई दिखेगा, सूखा दिखेगा, पर उसके अंदर रियलिटी में क्या होता है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हो वहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हो। जैसे कि कॉपर सल्फेट इंटू 2H2। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, ब्लू विट्रियोल होता है, ये ब्लू कलर का दिखता है। अब यहाँ पे जैसे इसको गर्म करते हो ना, तो गर्म करने से वाटर निकल जाता है, तो केवल कॉपर सल्फेट बचता है। ठीक है, जो कि ग्रे कलर का होता है, ब्लू कलर गायब हो जाता है। समझ में आ गई ना बात ही। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। या फिर जिप्सम को देख लो, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है, तो ये भी अपने पास क्या होता है, इसमें भी आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे देख सकते हो। अब वापस आते हैं अपने काम पे, वॉशिंग सोडा पे। तो वॉशिंग सोडा के लिए क्या करना होता है, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच करवा दो, तो यहाँ पे Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है, और 10 वाटर के मॉलिक्यूल इससे कनेक्ट हो जाएंगे, और यही क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, यही क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। समझ में आ गई ना, एक मॉलिक्यूल Na2CO3 का जब 10 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा वॉशिंग सोडा। समझ में आ गई, वॉशिंग सोडा बनाएगा। और यहाँ पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इससे अटैच्ड होंगे, ये क्या कहलाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, छठा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो वो हो जाएगा POP का। ठीक है, अब देखो POP कैसे तैयार होती है, हम क्या करते हैं, जिप्सम को लेते हैं। जिप्सम क्या था, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 393 केल्विन पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, अपने पास इस तापमान पे आधा H2O बच जाता है और 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाते हैं, और ये अपने पास क्या बनता है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यही POP होती है। समझ में आ गई। तो ये अपने हो गए सारे के सारे सॉल्ट हो गए, सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और POP। ठीक है, इनको एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो इसको आप है वो एक बार सही ढंग से देख लीजिए। ठीक है, रिएक्शंस को याद करें। ठीक है, क्योंकि याद करने से ही प्रिपरेशन मेथड याद होगी। यूजेज प्रॉपर्टी आप बुक से पढ़ लीजिएगा, और ये चैप्टर अपना यहाँ पे होता है फिनिश। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट, और नेक्स्ट लेक्चर है वो अपने जल्दी लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, जो कि डिस्कॉर्ड पे है। नहीं जुड़े हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ सकते हैं आप। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।